हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। विंटर सीजन चल रहा है एंड विंटर सीजन में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है कोल्ड, कफ एंड फ्लू की प्रॉब्लम। एंड स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसका सिंपल सा फंडा है आपका वीक इम्यूनिटी सिस्टम। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता है एंड इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइक कोल्ड, कफ एंड फ्लू की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी को जल्दी अटैक करती हैं। तो विंटर सीजन में प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए एंड अगर आपको कोल्ड कफ हो गया है तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह की मेडिसिन यूज करनी चाहिए एंड आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, ये आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूंगी, आपको जाना है अपने डॉक्टर के पास एंड उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपको कोल्ड कफ हो गया है एंड इस टाइम पे आपको किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। एंड आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग, उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो जो मेडिसिन आपको बताते हैं आपको वही मेडिसिन यूज करनी चाहिए। आपको अपनी तरफ से किसी भी मेडिसिन को यूज नहीं करना है, कोई मेडिसिन अपनी तरफ से नहीं खानी है क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी एंड आपके होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। तो बेटर है कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही आप कोई मेडिसिन लें। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ होम रेमेडीज की जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप दवाई खाने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड कुछ होम रेमेडीज आप देख रहे हैं कि आप किन चीजों को यूज करके अपना कोल्ड कफ ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बता रही हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ होगी प्लस आपका कोल्ड कफ ठीक भी कर देगी। तो पहली होम रेमेडी है वो है काढ़ा। आप अपने लिए काढ़ा बनाइए। आप जिंजर यूज कर सकते हैं, आप तुलसी यूज कर सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं एंड काली मिर्च डाल सकते हैं। जो भी होम रेमेडी आपके पास ये अवेलेबल है उससे आप एक काढ़ा बनाइए एंड वो काढ़ा दिन में 2 से 3 बार आप लीजिए। आपके कोल्ड कफ को वो ठीक करेगी एंड आपको रिलीफ फील होगा। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने फ्लूइड इनटेक को देखिए। आपको जब भी पानी पीना है तो कोशिश कीजिए आप ठंडा पानी ना पिए, आप उसको हल्का सा पहले गुनगुना गर्म करें एंड उसके बाद पानी पिए। तो आप देखेंगे कि आपको कोल्ड कफ के चांसेस कम हो जाते हैं एंड आपको सर्दी कम लगेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी पानी पीना है तो कोशिश कीजिए आप ल्यूकवार्म वाटर पीजिए एंड आपकी बॉडी भी थोड़ी गर्म रहेगी, उसको ठंड नहीं लगेगी। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपकी टॉन्सिल जैसा फील हो रहा है, आपके गले में खराश है, आपको सोरनेस फील हो रही है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए एंड उसके गरारे कीजिए। आपको इंस्टेंट फर्क मिलेगा एंड किसी तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो बिल्कुल सेफ भी है। आप गरारे कर सकते हैं अगर आपको गले में कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि अगर आपकी नाक ब्लॉक हो गई है एंड आपको बहुत ज्यादा कफ जैसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप स्टीम लीजिए। स्टीम बिल्कुल सेफ होता है प्रेगनेंसी में एंड आपको नॉर्मल पानी से स्टीम लेनी है, आपको किसी तरह की मेडिसिन उसमें नहीं डालनी है। तो आप पानी गर्म कीजिए एंड कोई स्टीमर यूज कर लीजिए, उससे आप स्टीम लीजिए, आपको कोल्ड एंड कफ में रिलीफ मिलेगा। मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपकी नाक बंद हो गई है तो आप सैलिन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सैलिन ड्रॉप्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर प्रेगनेंसी के दौरान भी आप सैलिन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं आपकी ब्लॉक्ड नोज को खोलने के लिए एंड आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो आप सैलिन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप हनी यूज कर सकते हैं। लेमन ऐड कीजिए अपने गर्म पानी में एंड थोड़ा हनी ऐड कीजिए, आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा, कोल्ड कफ में रिलीफ फील होगा। तो ये तो थी कुछ होम रेमेडीज जो आप ट्राई कर सकते हैं कोल्ड कफ को ठीक करने के लिए। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो कोल्ड कफ के चांसेस हैं वो भी कम होंगे, प्लस अगर आपको ऑलरेडी कोल्ड कफ है तो आपकी बॉडी रिलैक्स फील होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिलैक्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कीजिए। अगर आप वर्किंग है तो आप थोड़े दिन का ब्रेक ले सकते हैं एंड कोशिश कीजिए ज्यादा रेस्ट करने की। जितना ज्यादा आप रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, आपके जो कोल्ड कफ के सिम्टम्स हैं वो जल्दी जाएंगे एंड आप रिलैक्स फील करेंगे।
नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। आप अपने हाथों को प्रॉपर धोइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं और उसके बाद आपको कुछ खाना है या कुछ भी, आप नॉर्मल भी बैठे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि जो मेन कॉज होता है कोल्ड कफ होने का वो हाइजीन से रिलेटेड है। अगर आपके हाथ गंदे हैं या आपने कोई ऐसी चीज छुई है जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों को प्रॉपर क्लीन करें ताकि आपको कोल्ड कफ होने के चांसेस कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी नींद से रिलेटेड। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको कम से कम 8 घंटे रात को एंड मिनिमम 2 घंटे की नींद आपको दिन के लिए जरूरी है। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे। एंड जब आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, ऑलरेडी चार्ज होती है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कम फील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है कि एक हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए। जब आप प्रेग्नेंट हैं, जब आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करती हैं, तो आपको इस तरह की कोल्ड एंड कफ की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एंड जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आपको इस तरह की बीमारियां कम अटैक करती हैं। तो एक हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप प्रेग्नेंट है। इसी तरह से मैं आपको बोलूंगी कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके दौड़ना शुरू कर दें, पर एक्सरसाइज का मतलब है कि आप रेगुलरली वॉक कर रही हैं। अगर आपके डॉक्टर्स ने कुछ एक्सरसाइजेस आपको रिकमेंड की हैं तो वो एक्सरसाइजेस आप रेगुलर कीजिए। इसी तरह से वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। तो रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए एंड आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी। आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो बेटर है कि एक एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप हेल्दी रहे और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। आपको बोलूंगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए। आपको किसी तरह के स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। आपको अपनी नई लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी नई बेबी के बारे में सोचना है। तो आप जितना ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगी, आपकी बॉडी उतनी ज्यादा रिलैक्स करेगी एंड आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होंगी। एंड लास्ट में मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो वायरल इन्फेक्शन की तरह फैलती है। तो बेटर होगा कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट से दूर रहें जिनको ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, कोल्ड कफ है। अगर ऑलरेडी आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको कोल्ड कफ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप ये वीडियोस के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए विच विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। दैट मीन्स आपको अपनी डाइट को किस तरह से हेल्दी डाइट बनाना है, किन किन चीजों को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी डेयरी प्रोडक्ट्स की। जनरली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली बेसिस पे 1000 mg डेयरी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की इस रिक्वायरमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं दूध, आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं पनीर एंड योगर्ट। योगर्ट में होता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया विच इज वेरी गुड फॉर योर इनडाइजेशन प्रॉब्लम। जनरली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप अपनी डेली डाइट में योगर्ट इंक्लूड कीजिए एंड जो आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। सेकेंडली हम बात करते हैं लेगम्स की। तो लेगम्स कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ फूड्स है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं पीस, राजमा, सोयाबीन, आपकी दालें एंड पीनट्स। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इनको हम ग्रुप ऑफ फूड बोलते हैं विच इज कॉल्ड लेगम। And legumes are rich in fiber, protein, iron and your folate, जिसको हम B9 बोलते हैं। So that is rich in so many न्यूट्रिशंस। तो अगर आपको ये डेली बेसिस पे इंक्लूड करना है अपनी डाइट में तो बहुत जरूरी है आपके लिए एंड आपके बच्चे के लिए भी। अगर आप इसको प्रॉपर मात्रा में कंज्यूम नहीं करते हैं तो एक
लो बर्थ वेट रिस्क रहता है आपके बच्चे के लिए। प्लस अगर आपने इसको बिल्कुल सही मात्रा में कंज्यूम नहीं किया है, दैट मीन्स आपने इसको कम खाया है, तो जब आपका बेबी बॉर्न हो जाएगा उसके बाद भी थ्रू आउट हिज इनिशियल फेज आप देखेंगे कि बच्चा जल्दी बीमार होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को विच आर रिच इन प्रोटीन, फाइबर एंड फोलेट। लाइक राजमा मैंने बताया आपको, बीन्स, सोयाबीन एंड पीसेस। इसके अलावा आप पीनट्स भी खाइए विच इज वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। करते हैं स्वीट पोटैटोज की। तो स्वीट पोटैटोज आर वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। इससे आपको फाइबर मिलता है एंड विटामिन ए की रिक्वायरमेंट जो आपको बॉडी में होती है एंड आपके बेबी को होती है वो मिलती है। तो आपको अपनी डाइट में स्वीट पोटैटोज भी इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ सेलेमन की। सेलेमन होता है सी फूड जिसको हम बोलते हैं। आपको अपनी डाइट में सेलेमन इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज वेरी गुड फॉर योर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट एंड आई डेवलपमेंट। बट जनरली डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपने डाइट में सी फूड को लिमिट करना होता है क्योंकि सी फूड में मर्करी होती है विच कैन कॉज डेंजर टू यू एंड टू योर फेटस। तो आपको अपने खाने में सी फूड की जो मात्रा है उसको लिमिट करना होता है। जनरली रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि आप विद इन 2 months 3 times सी फूड कंज्यूम कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप सी फूड यूज कर सकते हैं इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। अब मैं बात करूंगी एग्स की। तो एग्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एग यूज कर सकते हैं बट आपको प्रॉपरली कुक्ड एग ही खाना है। रॉ एग आपको अपने खाने में इंक्लूड नहीं करना है विच इज नॉट गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। अब मैं बात करती हूँ ब्रोकली की या कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच। तो इन चीजों में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम भर भर के होता है विच इज वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। एंड फोलेट भी होता है इसके अंदर जो कि आपके फेटस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इसमें फाइबर होता है। तो जनरली बहुत सारी लेडीज को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसके लिए भी, उसके प्रिवेंशन के लिए भी आप इन सारी चीजों को अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ बेरीज की। तो जनरली रिकमेंड किया जाता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसीज आपको बेरीज अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। बेरीज में वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, प्लस विटामिन सी होता है एंड फाइबर होता है विच इज वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। तो आप अपने खाने में बेरीज इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होल ग्रेन की। तो होल ग्रेन में फाइबर होता है एंड विटामिन्स होते हैं विच इज वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी डाइट में होल ग्रेन जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ एवोकेडोज की। तो एवोकेडो एक फ्रूट है विच इज वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। उसमें फाइबर होता है, विटामिन्स होती हैं एंड पोटेशियम होता है। जनरली देखा जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप अपनी डाइट में एवोकेडो यूज करेंगे तो आपको लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम रिड्यूस दिखेगी अपनी प्रेगनेंसी में। तो आप एवोकेडो यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं करूँ ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हैं। आपको ऐसे ड्राई फ्रूट से बचना है जिनमें शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है। इसी तरह से आपके 3rd ट्राइमेस्टर में बोला जाता है कि आप अपनी डाइट में डेट्स इंक्लूड कीजिए जो कि आपके लेबर पेन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। लास्टली मैं बात करूंगी वाटर इनटेक की। तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप वाटर इनटेक बढ़ाइए एंड वाटर इनटेक बढ़ाने से आप देखेंगे कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रहने की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में। तो पानी एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। आप अपनी डाइट में पानी इंक्लूड कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा पानी इंक्लूड करने से आपको यूरिन इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। तो ये तो थी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट जिसमें मैं बता चुकी हूँ आपको कि किस तरह से आप अपनी डाइट में हेल्दी चीज इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके लिए एंड आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके आसपास कोई और प्रेग्नेंट लेडी है, आप ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बताऊं तो आप उसे सबसे पहले देख सके। And thanks for watching.
एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ एसेंशियल चीजें जो एक प्रेग्नेंट लेडी के पास जरूर होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाओ तो आप उसे मिस ना करें। तो प्रेगनेंसी एसेंशियल्स में जो टॉप पर लिस्ट में जो सबसे टॉप पे आइटम है वो है प्रेगनेंसी पिलो। प्रेगनेंसी में जिसे धीरे धीरे आपका बेबी ग्रो करता है, आपका स्टमक बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है सोने की दिक्कत। बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को स्टमक पे सोने की आदत है, बट प्रेगनेंसी पे आप स्टमक से सो नहीं सकते। कुछ लोगों को सीधे सोने की आदत होती है, बट प्रेगनेंसी में एक्चुअली बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है अगर आप सीधे सोते हैं। तो मेरे केस में टचवुड मैं सेफ थी क्योंकि मुझे हमेशा से ही करवट से सोने की आदत है। एंड डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पे आपको साइड से ही सोना चाहिए। साइड करवट से लेके अगर आप सोएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। बट उस केस में भी क्या होता है, क्योंकि आपका जो पड़ा हुआ स्टमक है वो परेशान करता है, तो आपको कंफर्ट के लिए कुछ पिलो की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एक प्रेगनेंसी पिलो मार्केट में अवेलेबल है, वो खरीद सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो एक यू शेप का प्रेगनेंसी पिलो होता है जिसमें आप कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं। एंड फिर दोनों करवट से, क्योंकि दोनों तरफ से यू शेप में है, तो आप दोनों करवट से सो सकते हैं। ये ऑप्शन होता है। बट अगर आप प्रेगनेंसी पिलो में इंटरेस्टेड नहीं है एंड आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, तो आप अपने करवट के नीचे जो भी आपके घर में पिलो अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी सेम वर्क करता है। सेकेंड नंबर पे जो बहुत ही जरूरी एसेंशियल चीज है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो है स्ट्रेच मार्क के लिए कोई क्रीम या लोशन, जो भी आप यूज करना चाहें। तो अगर मैं अपना बात करूं तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बायो ऑयल यूज किया था। आप उसकी वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स थे एंड क्या उसने सही से वर्क किया नहीं। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपका यूट्रस एक्सपैंड होता है, तो आपकी स्किन एक्सपैंड होती है। एंड जब आपकी स्किन एक्सपैंड होती है तो उस पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, आपको इरिटेशन होती है। तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे तरह के स्ट्रेच मार्क क्रीम्स अवेलेबल है, जैसे कोका बटर एंड शिया बटर, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है एक स्ट्रेच मार्क क्रीम में इन्वेस्ट कीजिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। थर्ड नंबर पे जो बहुत ही जरूरी चीज है वो है राइट ब्रा। अगर आपका प्रेगनेंसी में एक्चुअली वेट बढ़ता है, जब वेट बढ़ता है तो आपकी ब्रेस्ट का साइज चेंज होता है। तो अगर आपकी जो ब्रा पहले से पहनते आ रहे हैं वो फिट है, बट क्या हो रहा है आपको पीछे उसको बंद करने में दिक्कत आ रही है, तो आजकल ब्रा एक्सटेंडर्स मिलते हैं, आप वो ब्रा एक्सटेंडर्स खरीद सकते हैं। बट अगर आपका जो ब्रा का साइज है वो चेंज हो रहा है तो आपको एक नई ब्रा की रिक्वायरमेंट है। आप मार्केट जाइए एंड अपने साइज के अकॉर्डिंग एक नई ब्रा जरूर लीजिए, जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। फोर्थ नंबर पे जो प्रेगनेंसी एसेंशियल्स है उसमें आते हैं कंफर्टेबल क्लोथ्स। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप देखेंगे मंथ बाय मंथ आपका साइज चेंज होता है, तो जैसे जैसे साइज चेंज होता है आपको नए कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा से थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स की आदत है। मैं फैशन की तरफ ना जाके थोड़ा कंफर्टेबल जो क्लोथ्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए उसको स्मूथ रखने के लिए एंड आपके प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स खरीदिए, ताकि आप उसके थ्रू अपना पूरा जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो अच्छे से एंड कंफर्टेबली निकाल सके। नेक्स्ट जो बहुत जरूरी चीज है वो है कंफर्टेबल शूज। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप क्योंकि आपके पैरों में कभी स्वेलिंग होगी, कभी आपकी पैरों में कभी लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको कुछ कंफर्टेबल शूज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं तो जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो मैं बाटा वाले शोरूम में जाके डॉक्टर सोल की चप्पल आती है वो मैं लेके आई थी। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, आपको नॉर्मल रेंज ही उसकी अराउंड 1500 से 2000 के बीच में मिलेगी, बट उसका जो सोल था वो बहुत कंफर्टेबल था एंड पूरी प्रेगनेंसी मैंने वही चप्पलें पहनी है।
तो आई रिकमेंड कि आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कंफर्टेबल शूज खरीदिए या प्रॉपर चप्पलें खरीदिए, जैसे भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। आपको हील्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहननी होती है, तो कंफर्टेबल शूज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। 6 नंबर में मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने पास हॉट वाटर बैग जरूर रखिए, क्योंकि आपको पेन होता है, बैक में पेन होता है, आपको अगर लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम है या आपके फीट स्वेल करते हैं, तो उन सारे केसेस में आपको हॉट वाटर बैग की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको 5 मिनट से ज्यादा के लिए इस तरह के हॉट बैग यूज नहीं करने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, तो आपके पास हॉट वाटर बैग जरूर होना चाहिए। एंड मैं फाइनली बोलूंगी कि आपके पास स्टॉकिंग्स जरूर होनी चाहिए। सेम रीजन, लेग क्रैम्प्स होते हैं, फीट स्वेलिंग होती है, तो इन सब केसेस में आपको स्टॉकिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टॉकिंग्स आपको, आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉकिंग्स खरीदिए, तो स्टॉकिंग्स से आपके पैरों को सपोर्ट मिलता है। तो जो ये फीट स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम है या लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो आप अच्छी क्वालिटी की स्टॉकिंग्स जरूर खरीदिए। तो ये तो थे कुछ प्रेगनेंसी एसेंशियल्स जो हर प्रेग्नेंट लेडी के पास जरूर होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ, अपने आसपास अगर आपको अच्छा लगता है कि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल हो सकती है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उससे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, जहां पे मुझसे एंड शिवाय से रिलेटेड डेली अपडेट्स आप देख सकते हैं। तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शादी के बाद आपके इन-लॉज की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि जल्दी से एक बेबी प्लान कर लो और आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप फैमिली कंप्लीट करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें जरूर कंसिडर करनी चाहिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ मदर। मेरा एक 15 मंथ्स का प्यारा सा बेबी है जिसका नाम शिवाय। एंड बिफोर प्लानिंग अ बेबी हमने बहुत सारी चीजें कंसिडर करी, बहुत सारी रिसर्च करी। वो सारी चीजें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बेबी हम लोगों को इतना हेल्प किया है। वही चीजें मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखिए, आप चीजें जरूर कंसिडर करें अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर प्लानिंग अ बेबी आपको पता होना चाहिए कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल फेज आता है, जो एक यूनिक फेज होता है। जैसे कि आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 महीने अपने बेबी को अपने साथ कैरी करते हैं। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत सारी चीजें सोचते हैं, आप अपने नए बेबी के बारे में, आने वाले बेबी के बारे में बहुत कुछ प्लान करते हैं। बेबी आ जाएगा तो हमें क्या क्या तैयारी करनी है, बेबी के आने से पहले क्या तैयारी करनी है, हम बेबी आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे। आपका घर पूरा हैप्पीनेस से भर जाता है एंड एक मतलब खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। तो अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि आप प्रेगनेंसी से पहले कंसीडर कीजिए एंड बिलीव मी, आपको वो सारी चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आपको कंसीडर करनी चाहिए एक बेबी प्लान करने से पहले, वो है आपके इमोशनल चैलेंजेस एंड मेंटली फिटनेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले इमोशनल चैलेंजेस की बात करते हैं। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको 9 महीने बेबी कैरी करना होता है एंड बहुत सारी चीज़ों की आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये मत खाइए, जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, बेबी आ जाएगा, आप ये चीज़ें खा सकते हैं। या आप लॉन्ग रूट के लिए ट्रैवल मत कीजिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के जाइए, तो ट्रैवल नहीं कर सकते आप। तो अगर आपकी माइका कहीं बहुत दूर है तो आप नहीं जा सकते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो मैंने भी सफर किया है। इसके अलावा आपको बोला जाता है कि ये चीजें मत करो, या आपको खुद ही मन नहीं करता, मूवी देखने का मन नहीं करता है। एंड जब फाइनली बेबी आ जाता है तो जो आपकी प्रायोरिटीज होती है वो चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर इतनी सारी आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं सोशली जो है वो डिस्कनेक्ट फील करने लगते हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना टाइम पहले स्पेंड कर पाते थे बेबी आने के बाद, आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करने लगते हैं। हो सकता है आप ऐसा ना हो, आपका जो पार्टनर है वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करे, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपके इमोशनल चैलेंजेस में आपको बहुत हेल्प करे। बट कई बार ऐसा होता है कि आप फिर भी अपने पार्टनर से अगर नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं तो आप
तो आपको ये चीजें जरूर कंसिडर करना चाहिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो। इसके अलावा मेंटली आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। आपको वो सारे चैलेंजेस है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी तरह से आपको चाइल्ड बर्थ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, जो कि एक बहुत फेयर वाला टॉपिक है। बहुत ज्यादा औरतें डिलीवरी वाला फेज जो है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है चाइल्ड बर्थ के लिए। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में बात करूं तो आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं। विटामिन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। तो जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे दवाइयां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जब ये चीजें खानी पड़ती हैं तो मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ, ये सारी चीजें मुझे करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बाद जब फाइनली बेबी आपका आ जाता है तो आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। आपका जो मेन फोकस पॉइंट है अब सिर्फ बेबी है, आपको उसी के लिए ही सब कुछ करना है। एंड इन सब चीजों के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। बेबी आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपकी नींद से रिलेटेड। तो नींद की बात में बात करूँ तो नींद आपकी उड़ जाती है, बेबी जब सोएगा तभी आपको आराम मिलेगा। तो अगर इन तरह के चेंजेस के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो यू कैन प्लान इट। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल चेंजेस की। तो अगर मैं बात करूं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जब फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर बहुत सारे टेस्ट करवाती है प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड हो गया एंड आपकी रेगुलर जो डॉक्टर विजिट्स होती है। तो टोटल अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप स्पेंड करते हो इन सारी चीजों के ऊपर। फिर मैं बात करती हूँ डिलीवरी की। तो डिलीवरी के टाइम पर भी आजकल तो नॉर्मली हॉस्पिटल्स पहले ही बता देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो इतना खर्च होगा, और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है तो इतना आपका टोटल बिल आएगा। तो ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। एंड फाइनली जब बेबी आ जाता है तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब आपकी फैमिली में एक एडिक्शन हो गया है तो उसकी भी सारी जरूरतें की चीजें आपको पूरी करनी होती है। डायपरिंग के लिए, फीडिंग के लिए, उसके क्लोथ्स, टॉयज, आपको उसको अपनी फैमिली में सेटल करना है, तो आप बहुत अच्छा अमाउंट उसके ऊपर भी स्पेंड करते हैं। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, देन डिलीवरी, देन फाइनली जब बेबी आ गया है तो टोटल अगर मैं आपको फेस बताऊं तो अच्छा खासा अमाउंट आपका खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रेडी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फाइनेंशियली रेडी हैं एक बेबी प्लान करने के लिए तो यू कैन प्लान विद। इसी तरह से आपको अपने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं जॉब वाले बंदों की बात करूं, आप जॉब करते हैं या आपके हस्बैंड जॉब करते हैं और उन्होंने अपने आप को आपको कवर किया हुआ है अपने इंश्योरेंस में, तो वो बहुत सारे मैटरनिटी बेनिफिट्स देते हैं। और अगर आपने वो इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ तो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि आप वो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए। मैटरनिटी का बहुत सारा पार्ट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है एंड आपको बहुत ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज को भी आप कंसीडर कीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अब फिजिकली फिट होने वाली बातों की एंड फिजिकल चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका वेट बढ़ता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ औरतों की तो पूरी बॉडी बहुत काली हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी पे थोड़े रैशेस टाइप हो जाती है, आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी का साइज जो है वो चेंज हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाती है, आपके बाल गिरने लगते हैं, ब्रेस्ट सोर हो जाती है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब आप एक प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, एक बेबी प्लान करते हैं। एंड डिलीवरी के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपकी डिलीवरी हो गई है तो जो चीजें आपने प्रेगनेंसी में देखी वो सारी एकदम ठीक हो जाएंगी। तो सारी चीजों को रिकवर होने में काफी लंबा टाइम लगता है। तो यू शुड हैव सम पेशेंस कि हाँ, आप धीरे धीरे अपनी पुरानी बॉडी स्ट्रक्चर में, पुरानी जो लाइफ थी उसमें जा सकते हैं। बट इन चीजों के लिए जल्दी बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर चीज का अपना एक टाइम होता है एंड उस टाइम फ्रेम के बाद ही चीजें धीरे धीरे ठीक होती है। तो अगर आप फिजिकली चैलेंजेस के लिए, फिजिकली जो भी आपकी बॉडी में चेंज आने वाले हैं उनके लिए रेडी हैं तो यू कैन प्लान बेबी। इसके अलावा आपको डॉक्टर विजिट से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो सबसे अच्छा गाइड करने के लिए आपको जो कोई मिल सकता है वो है डॉक्टर।
तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, एक डॉक्टर जरूर कंसीडर कीजिए। डॉक्टर आपके पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एंड अगर वो टेस्ट सारे पॉजिटिव होते हैं और मतलब टेस्ट सारे अच्छे हो जाते हैं, उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं होता एंड आप फिजिकली फिट होते हैं, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप एक बेबी प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ओवरवेट हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सबसे पहले बोलेगी कि आप अपना वेट कम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी ओवरवेट से स्टार्ट करेंगे तो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत सारी चीजों से सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आप बहुत वेट गेन करते हैं, बट अगर आप ओवरवेट से स्टार्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर सबसे पहले कंसिडर करते हैं आप अपना वेट चेक कीजिए एंड वेट कम करने के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। इसी तरह से डॉक्टर के पास पहले जाने से फायदा होता है कि डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड रिकमेंड करती है अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको 1-1.5 महीने बाद पता चलता है फाइनली कि यू हैव कंसीव्ड एंड यू आर प्रेग्नेंट। तो अगर आप इनिशियल फेज से फॉलिक एसिड खा रहे थे तो जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है आपके फेटस को, जो आपको आपके बेबी को प्रोटेक्ट करती है, उसको जो भी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हेल्थी होने के लिए, वो सारी चीजें उसको फॉलिक एसिड से मिल जाती है। तो जनरली क्या होता है आपकी LMP से आपकी प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो आपकी LMP होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशनल डेट। तो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुएशनल डेट से जब नेक्स्ट डेट नहीं आती है उसके 8-10 दिन बाद आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं एंड अगर वो पॉजिटिव आता है तो टोटल मिला के मैं बताऊं तो 40-50 दिन निकल जाते हैं। तो फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है उस केस पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट है, बट आप अगर फॉलिक एसिड इनिशियल लेवल से खा रहे हैं तो जो भी आपके बच्चे को मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है वो फॉलिक एसिड के थ्रू मिल जाती है। तो कंसीडर और डॉक्टर मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि डॉक्टर जरूर कंसीडर कीजिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं एंड योर प्रेगनेंसी विल बी हेल्थी एंड योर बेबी विल बी हेल्थियर। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भावना ग्रे, उसका लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, या अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उनको किस लिमिट में खाना चाहिए, किस तरह से लिमिटेशन लगानी चाहिए फूड्स के ऊपर। आज ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अल्कोहल की। तो अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। वो आपके लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल। इसी तरह से अगर आप कैफीन का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन का सेवन, कॉफी इंटेक अगर आपका बहुत ज्यादा है तो आप उसको लिमिट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए सेफ नहीं है। अब हम बात करते हैं सी फूड की। तो जनरली डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सी फूड पर लिमिटेशन लगानी चाहिए, क्योंकि सी फूड में हाई मर्करी होती है विच कैन कॉज डेंजर टू यू एंड टू योर बेबी। तो अच्छा है अगर प्रेगनेंसी में आप सी फूड को अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं करना चाहते हैं तो उसको लिमिट कर दीजिए। जनरली बोला जाता है कि 2 to 3 मंथ्स में आप ट्वाइस सी फूड कंज्यूम कर सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में आपको सी फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ एग्स की। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एग्स में न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए एंड आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस से भरे हुए होते हैं। बट आपको जो एग खाना है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। आपको रॉ एग अवॉइड करना है। रॉ एग की अगर मैं बात करूँ तो आइसक्रीम्स में रॉ एग होता है, इसी तरह से केक आइसिंग में होता है। अगर आप सैलड खा रहे हैं, सैलड ड्रेसिंग खा रहे हैं विच कंटेन्स रॉ एग, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। होममेड मेयोनीज जिसमें हम एग्स डालते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। जनरली रॉ एग्स खाने से आपकी प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको रॉ एग्स अवॉइड करने चाहिए।
अब मैं बात करती हूँ स्प्राउट्स की। तो जनरली स्प्राउट्स अच्छे होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत लोग सोचते हैं कि स्प्राउट्स तो बहुत हेल्दी फूड है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रॉ स्प्राउट्स होते हैं विच कैन कंटेन्स बैक्टीरिया, तो आपको रॉ स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आप बॉईल करके स्प्राउट्स खा सकते हैं। रॉ स्प्राउट्स आपको अपनी प्रेगनेंसी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो जनरली क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली अगर मैं सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूं, तो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस तरह से आपके किचन तक आए हैं, तो उनको थोरोली धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, बट उनको बहुत अच्छे से धोकर ही अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज वो आपको हार्म कर सकते हैं। उनके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिल्क की। तो जनरली बोला जाता है कि आपको अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं पीना चाहिए। दैट मीन्स आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। आपको दूध पीने के लिए अच्छे से उसको उबालिए एंड उसके बाद पीजिए। कच्चे दूध में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए अगेन रिस्क हो सकता है। तो आप कच्चे दूध को अवॉइड कीजिए। इसी तरह से आप, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट आपको अपने डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज इंक्लूड नहीं करना है। चीज में भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो आप अवॉइड कीजिए चीज खाना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं तो फ्रूट जूस की बात करते हैं। तो जनरली फ्रूट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सीजनल फ्रूट्स तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। बट अगर बात करूं मैं फ्रूट जूस की, तो फ्रूट जूस अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अगेन बहुत बड़ा कारण हो सकता है फ्रूट जूस, तो आपको फ्रूट जूस अवॉइड करना है। फ्रूट्स आपके लिए सेफ है। अब अगर मैं बात करूं जंक फूड के बारे में, तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या मैं बर्गर खा सकती हूँ? क्या मैं पिज्जा खा सकती हूँ? क्या मैं चाइनीज फूड खा सकती हूँ? तो हाँ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी प्रेगनेंसी में ये सब चीजें खाती थी, बट मेरी डॉक्टर ने, मैं अपने डॉक्टर के पास जाती थी, मैं पूछती थी क्या मैं पिज्जा खा सकती हूँ, तो मेरी डॉक्टर सिर्फ एक बात कहती थी कि आपको कुछ भी खाना है लिमिट में खाइए। हर चीज को खाने की एक लिमिट होती है। आपको टेस्ट के लिए खाना है, आपको पेट भरने के लिए नहीं खाना है। तो जंक फूड अगर आप खाना चाहते हैं, पिज्जा, बर्गर, तो आपको बहुत लिमिट क्वांटिटी में खाना है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप खाएंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप अगर बहुत ज्यादा रॉ ये बाहर का खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा जंक फूड इंक्लूड करेंगे, तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर जंक फूड खाना चाहते हैं, क्योंकि मैं मान सकती हूँ बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो अगर आपकी क्रेवनेस बोल रही है कि आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, जंक फूड खाना है, तो आप खाइए, बट उसको बहुत लिमिट मात्रा में खाइए, ताकि वो आपके लिए सेफ हो, आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे पपाया अवॉइड करने के लिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में, एंड पाइनएप्पल अवॉइड करने के लिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। आप प्रेगनेंसी के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान ये पपाया, पाइनएप्पल अवॉइड कर सकते हैं। जनरली पपाया एंड पाइनएप्पल अवॉइड करने का रीजन यही होता है कि आपके मिसकैरेज के चांसेस या प्री टर्म लेबर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप अवॉइड कीजिए इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। तो ये तो थे फूड्स जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने में इंक्लूड नहीं करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एंड हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है या आप खुद प्रेग्नेंट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू मदरहुड। एंड सेकेंडली, आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। आप मुझे मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जनरली ग्रहण अगर आपकी प्रेगनेंसी के बीच में आता है तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला जाता है। तो आज की वीडियो है ग्रहण एंड प्रेगनेंसी का क्या संबंध है एंड आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाओ तो आप उसे मिस ना करें। तो प्रेगनेंसी का जब ग्रहण के टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी आती है तो उस टाइम पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला जाता है एंड बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर कोई ग्रहण आता है तो उसका आपके बच्चे पे इम्पैक्ट होता है। तो एक्चुअली जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमें कोई ऐसे बोल दे कि आपके बच्चे के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा तो ऑफ कोर्स सब थोड़ा वरी हो जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, जैसे कि आप घर में रहो, घर के बाहर नहीं जाना है। इसके अलावा बोला जाता है खाना नहीं खाना है ड्यूरिंग ग्रहण। ग्रहण से पहले जो सूतक लग जाता है उसमें भी लोग कहते हैं खाना नहीं खाना है एंड कुछ पकाना भी नहीं है आपको, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि चाकू छुरी यूज़ नहीं करना है, सीजर यूज़ नहीं करना है, सुई धागा यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा बोला जाता है कि ग्रहण नहीं देखना है एंड बोला जाता है कि आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करो ग्रहण के टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपके होने वाले बेबी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं ग्रहण के टाइम पे। तो आज मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि क्या ये चीज़ें सही है या नहीं एंड उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या एक्चुअल में होता है एंड किन चीज़ों का आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ग्रहण होता क्या है। तो ग्रहण दो तरह के होते हैं, सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण। तो जब सूर्य, पृथ्वी एंड चंद्रमा तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण होता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, दैट मीन्स जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट चंद्रमा को नहीं मिल रही है, तो होता है चंद्र ग्रहण। एंड जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूरज की रोशनी अब डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है, तो होता है सूर्य ग्रहण। तो अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए एंड घर पे आराम कीजिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे घर में रहने के लिए, आराम करने के लिए तो बोला ही जाता है, विच इज़ गुड फॉर योर प्रेगनेंसी एंड आपके होने वाले बच्चे के लिए है। बट घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। पुराने ज़माने में प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं होती थी एंड जब ग्रहण होता है तो लाइट, जो पृथ्वी पे लाइट होती है वो कम होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑलरेडी कम लाइट है एंड उसमें अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बाहर जाएंगे, आपका बैलेंस इधर उधर हो गया तो हो सकता है आपको चोट लग जाए, आपके बेबी को प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मना किया जाता है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे बाहर ना निकलें। सेकेंड जो चीज बोली जाती है वो होती है कि ग्रहण के टाइम पे आपको ग्रहण देखना नहीं है। तो ग्रहण नहीं देखना, दिस इज फॉर एवरीवन। अगर आप ग्रहण को डायरेक्ट आई से देखते हैं तो आपको इक्लिप्स ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसलिए बोला जाता है कि अभी कभी आपको ग्रहण देखना है तो आप चश्मा यूज कीजिए ताकि आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो आईज पे। तो प्रेगनेंसी से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन कि अगर आपको ग्रहण देखना है तो आप उसको डायरेक्ट आई से मत देखिए, या तो आप प्रॉपर ग्लासेस वगैरह यूज कीजिए या अवॉइड कीजिए कि आप ग्रहण ना देखें। थर्ड चीज जो बोली ही जाती है ग्रहण से रिलेटेड वो है कि आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू छुरी यूज नहीं करना है, सुई धागा यूज नहीं करना है, सीजर यूज नहीं करना है। तो बोला जाता था कि अगर आप चाकू या ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं तो आपके बच्चे के अंग कट जाते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चों का होठ कटा रहता है, कुछ बच्चों की नोज कटी रहती है या कुछ के कान में छेद होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं तो आपके बच्चे के किसी अंग में प्रॉब्लम हो जाती है। बट इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है एंड ऐसा भी नहीं है कि जिन बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है उनकी माओ ने जरूर प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रहण में ऐसा किया होगा। तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट अगर आपके बड़े आपको ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि डायरेक्ट आपके बच्चे पे इम्पैक्ट होता है, तो आप कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हो, कहीं ना कहीं वरी हो जाते हो। तो बेटर है कि आप अपने बड़ों की बात मान लो एंड एक दो दिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, चाकू छुरी यूज नहीं करोगे या कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज नहीं करोगे, तो आपका भी कुछ नहीं जा रहा है एंड सामने वाले बंदे को भी तसल्ली रहती है। तो बेटर है कि आप ऐसी चीजों को अवॉइड ना करें। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको कुछ खाना पकाना वकाना नहीं होता इस टाइम पे।
तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जॉस्टेड होते हो तो आपको बोला जाता है कि आप खाना बनाने के लिए और ज़्यादा थकावट वाले काम ना करें। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप ग्रहण के टाइम पे ऐसा ना करें, इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप ज़्यादा काम करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो बेटर है कि आप रिलैक्स करो, खाना ना बनाओ। एंड बोला जाता है कि जो खाना आपके घर में ऑलरेडी रखा हुआ है उसके ऊपर तुलसी के पत्ते रखिए। तो क्या होता है, जब ग्रहण होता है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके एनवायरमेंट में होते हैं एंड जो तुलसी होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, इसलिए लोग खाने के ऊपर तुलसी रखते हैं। कुछ लोग खाने के साथ तुलसी खाते भी हैं, 3-4 पत्ते आप खा सकते हो डेली। तो इसलिए बोला जाता है कि आप तुलसी रखिए खाने के ऊपर ताकि आपका खाना खराब ना हो। दिस इज द मिथ के आपको खाना पकाना नहीं है ग्रहण के टाइम पे, वो खराब हो जाएगा या उसमें जहर हो जाता है, ये सब मिथ है। नेक्स्ट चीज जो बोली जाती है ग्रहण के टाइम पे, वो बोला जाता है कि आप कुछ खाएंगे नहीं ग्रहण के टाइम पे। तो अगर आप खाएंगे नहीं, एंड कुछ लोग सूतक काल से मानते हैं ग्रहण को, तो अगर बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो आप बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहेंगे। आप भूखे रहेंगे तो आपका बच्चा भूखा रहेगा। तो उस केस में आपको गैस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको खाना चाहिए। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में 2 बार ग्रहण हुए हैं। एक ग्रहण बहुत बड़ा था, चंद्र ग्रहण था, मुझे याद है अभी भी, एंड 3-4 घंटे के लिए मुझे बोला गया था कि आप उसमें ये सारी चीजें फॉलो करना। बट मुझे ये भी बोला गया था कि आप खाना खा सकते हो, क्योंकि 3-4 घंटे भूखे रहने का मतलब है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप भूखे रहोगे, आपका बच्चा भी भूखा रहेगा। तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एंड आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। तो प्रेगनेंसी में अगर कोई ग्रहण होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो जरूरी है कि आप प्रॉपर्ली खाएं, आपके बच्चे को प्रॉपर्ली जो भी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो मिले। तो ये बिल्कुल मिथ है कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे कुछ खाना नहीं है। नेक्स्ट चीज जो बोली जाती है कि आप जो पहले पका हुआ खाना है वो ग्रहण के बाद ना खाएं। तो मुझे लगता है क्योंकि ग्रहण के टाइम पे काफी लंबा पीरियड होता है एंड आप पुराने वाला खाना खाएंगे तो इसका मतलब आप बासी खाना खा रहे हैं। तो बासी खाना खाना प्रेफर नहीं किया जाता वैसे भी, एंड प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसलिए है ताकि आप फ्रेश खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं। एंड फ्रेश खाना आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई ग्रहण से रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चीज जो बोली जाती है ग्रहण के टाइम पे, वो बोला जाता है कि सोना नहीं चाहिए, बट इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है एंड ये बिल्कुल गलत है। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रहण हुआ था एंड काफी बड़ा ग्रहण हुआ था। मुझे याद है कि मुझे सबने बोला था कि सोना नहीं है और मैं सो गई थी चादर तान के एंड कई घंटे तक सोती रही थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, फिर मैंने कुछ खाया पिया एंड उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी एंड मेरा बेबी बिल्कुल फाइन है। तो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी से या आपके होने वाले बच्चे पे कि आप सोएंगे तो आपके बच्चे पे उसके कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट चीज जो बोला जाता है ग्रहण के टाइम पे, वो बोला जाता है कि आप पूजा पाठ करिए। तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन ऐसे भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको बोला जाता है कि आप अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, ताकि आपके बच्चे को भी वो सब मिले। तो एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ग्रहण होता है तो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा दिया जाता है कि आपके बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा वरी हो जाते हो। तो आपका ध्यान भटकाने के लिए बोला जाता है कि आप पूजा पाठ पे ध्यान लगाइए, आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये चीज आपको बोली जाती है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे नहीं है कि ग्रहण के टाइम पे आप नहीं पूजा पाठ करेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट हो जाएगा, बट ये है कि आपका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि आप ज़्यादा परेशानी ना इकट्ठी करें, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। एंड परेशानी से जब आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आपके बच्चे को इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप भूल कर कहीं और अपना ध्यान लगाएं, इसलिए बोला जाता है कि आप ग्रहण के टाइम पे पूजा पाठ करें। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी 2 ग्रहण आए थे। एक चंद्र ग्रहण था, एक सूर्य ग्रहण था। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने भी कुछ चीज़ें फॉलो करी है। मैं शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करती थी, मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ एंड जो पुराना खाना रखा हुआ था, बासी खाना, वो मैंने नहीं खाया। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्योंकि आपको भूख बहुत जल्दी लगती है तो आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पे कुछ खाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप खा सकती हैं। इससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छी ही रहेगी, आपके बच्चे को जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, आप भूखे नहीं रहेंगे। तो इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। इसी तरह से मैं सो भी गई थी तो मेरा बच्चा बिल्कुल फाइन है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सो जाएंगे तो आपके बच्चे को उससे कोई इम्पैक्ट हो सकता है। तो
ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ग्रहण आपकी प्रेगनेंसी को कैसे इम्पैक्ट करता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ चीजें अगर आपके बड़े आपको बताते हैं तो मुझे लगता है कि उनको मानने में कोई हार्म भी नहीं है। तो ये तो थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि ग्रहण के टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी आती है तो क्या चीजें आपको फॉलो करने के लिए बोला जाता है एंड उनके पीछे क्या लॉजिक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा आप ये शेयर कर सकते हैं। आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। तो हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं एंड उनके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। प्लस मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान यूज किया था ये बायो ऑयल। इसके बहुत ज्यादा आप पढ़ेंगे, रिव्यूज होते हैं कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में ये बायो ऑयल यूज किया था। तो आज मैं आपको इसके रिव्यू बताऊंगी कि इसने मेरे लिए कितना वर्क किया स्ट्रेच मार्क्स के लिए ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। तो ये सब आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपका बेबी वेट गेन करता है एंड आपकी बॉडी एक्सपैंड होती है आपके ग्रोइंग बेबी के अकॉर्डिंग, या आप ये कह लीजिए क्योंकि आपका यूट्रस एक्सपैंड हो रहा है, तो इस यूट्रस के एक्सपैंड होने की वजह से आपका जो बॉडी है वो एक्सपैंड होने की वजह से आपकी जो स्किन होती है वो पतली हो जाती है, खिंच जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे स्पेशली जो आपका ये स्टमक वाला एरिया होता है वहां पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं एंड वो स्कार जैसे दिखते हैं, रेड कलर के, पिंकिश कलर के दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क होने का जो मेन रीजन है वो है हार्मोनल चेंजेस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंड जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हो सकती है। सेकेंड जो बहुत मेन एंड कॉमन रीजन है स्ट्रेच मार्क्स होने का वो है कि आपने जब अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट की आप ऑलरेडी ओवरवेट थे। तो ओवरवेट होने से क्या होता है, आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेट के साथ प्रेगनेंसी स्टार्ट की है एंड जब आपका स्किन आपकी खिंचाव आता है, आपका बेबी ग्रो करता है, आपका यूट्रस एक्सपैंड करता है, तो आपकी स्किन वो चेंजेस रेजिस्ट नहीं कर पाती है एंड आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। थर्ड बहुत कॉमन रीजन है स्ट्रेच मार्क्स होने का वो है आपने प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लिए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी नहीं होती है तो उस केस में भी बहुत कॉमन है कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ये तो थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आपकी बॉडी पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अब मैं बात करती हूँ प्रिवेंशन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि क्या करें आपके आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो, तो मार्केट में कोई लोशन, कोई क्रीम, इस तरह का कोई जेल कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो कि 100% स्ट्रेच मार्क्स को रोक सके। कुछ लोशंस, कुछ क्रीम्स बहुत ज्यादा दावा करते हैं कि हमारी क्रीम यूज करने से या हमारा लोशन यूज करने से आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, बट आप प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। 100% स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, ये गारंटी बिल्कुल गलत है। आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स होंगे ही होंगे। तो हमें कुछ ऐसे लोशंस की रिक्वायरमेंट है या ऐसे जेल की रिक्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी के सिर्फ आउटर लेयर को ही मॉइस्चराइज ना रखे, अंदर जो टिश्यूज हैं, हमारी स्किन के अंदर जो टिश्यूज हैं उनको भी वो मॉइस्चराइज रखे। क्योंकि जब हमारा वॉर्म एक्सपैंड होता है तो वो टिश्यूज एक्सपैंड होते हैं। अगर वो प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रहेंगे तो हमारी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे एंड अगर वो जो टिश्यूज हैं, जो लेयर है अंदर, वो प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं होगी तो स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा होते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ ऑयल्स ऐसे हैं, कुछ चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अपनी स्किन को
हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑयल्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा है कोकोनट ऑयल। आप अपनी स्किन के ऊपर, जो भी एक्सपैंडिंग स्किन है, जहां आपको लग रहा है स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, वहां पर आप कोकोनट ऑयल यूज कीजिए। इसी तरह से आप शिया बटर या कोका बटर यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए एंड स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए। इसके अलावा कुछ और तरह के तेल, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे एंड आपके स्ट्रेच मार्क्स कम हो। जो नेक्स्ट तरीका है स्ट्रेच मार्क प्रिवेंशन का, वो है आपकी डाइट से रिलेटेड। तो आपको अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखना है। अपनी डाइट में लिक्विड इंक्लूड कीजिए, ऐसे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, सैलेड्स, इस तरह की चीजें अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, जिससे आपके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी रहे एंड आपकी बॉडी जब हाइड्रेट रहेगी तो स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो तरीका है आपके स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंशन का, वो है कि आपकी स्किन पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, आपको ईचिंग होती है, आपकी ब्रेस्ट का साइज चेंज होता है। तो जब साइज एक्सपैंड होता है तो आपको ईचिंग जैसा फील होता है। इसी तरह से आपको स्टमक के आसपास ईचिंग जैसा फील होता है। तो आपको उस ईचिंग के ऊपर स्क्रैच नहीं करना है। अगर आप स्क्रैच करेंगे तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है वो और बड़े पिंक या रेड कलर के हो जाएंगे एंड जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको प्रिवेंट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ईचिंग ना करें। ईचिंग वाली जगह पे स्क्रैच करना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो वर्स हो सकते हैं। ये तो थे कुछ सिंपल तरीके जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, आफ्टर डिलीवरी आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत फेड आउट हो जाते हैं, वाइट लाइट कलर के हो जाते हैं एंड धीरे धीरे उनका साइज भी स्मॉल हो जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अभी हो गए हैं 21 मंथ्स, शिवाय अभी 21 मंथ्स का है। तो मुझे मेरी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं, मैं नहीं बोलूंगी कि वो चले गए हैं, बट उनकी जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई है। वो पहले पिंकिश दिखते थे, वो व्हाइट कलर के दिखते हैं, छोटे हो गए हैं। तो धीरे धीरे डिलीवरी के बाद ये चीजें खुद से ही लाइट हो जाती है, तो इतने ज्यादा वरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट में मैं बात करूंगी बायो ऑयल के बारे में। तो मैंने अपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज किया है बायो ऑयल। बहुत जगह मैंने रिकमेंडेशन ली एंड बहुत जगह रिव्यू पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए बायो ऑयल मंगवाया। मैंने ऐसी 2 बॉटल्स यूज की थी। बट अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट मुझे इसके बहुत ज्यादा पसंद नहीं आए। मैं बोलूंगी ओनली 40 to 60% इसने स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट किया। एंड आफ्टर डिलीवरी जो स्ट्रेच मार्क्स थे, क्योंकि जब आपका वॉर्म एक्सपैंड होता है, आपकी स्किन टाइट रहती है, आपको स्ट्रेच मार्क्स कम दिखते हैं। एंड डिलीवरी के बाद क्योंकि आपका स्टमक अब अंदर जा रहा है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। तो मेरे लिए तो ये था कि व्हाट द हेल, मैंने क्या यूज किया है। इसके रिव्यूज के अकॉर्डिंग इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा यूट्रस ने अब श्रिंक होना शुरू किया, मेरा साइज कम हुआ, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेच मार्क्स कम हो गए एंड बहुत हल्के हो गए हैं। तो अगर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में बात करूं तो मैंने सिर्फ बायो ऑयल यूज किया एंड फिर उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद मुझे पता चला कि सिर्फ बाहर से मॉइस्चराइज रखना अपने स्किन को प्रिवेंट नहीं करेगा स्ट्रेच मार्क को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप हाइड्रेट रहिए, अपनी बॉडी को अंदर तक मॉइस्चराइज करने के लिए जो मैंने ऑयल्स बताए हैं वो यूज कीजिए, ताकि आप प्रिवेंट कर सके स्किन के लिए स्ट्रेच मार्क्स। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पर्सनल अपडेट से जुड़ने के लिए, शिवाय की मस्ती देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ उन सब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो अपना प्रेगनेंसी फेज बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी फेज ऑलरेडी आपका चल रहा है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी बहुत ही ब्यूटीफुल फेज है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ्स आप अपने बेबी का वेट करते हैं एंड
फाइनली जब आप माँ बन जाती हैं तो इतना नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आपकी गोद में डाल दिया जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपकी है क्योंकि अब आप उसकी माँ हैं। तो प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने के लिए, अपने बच्चे तक वेट करने के लिए, 9 महीने वेट करने के लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है आपकी डॉक्टर विजिट से रिलेटेड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जब आपकी विजिट डॉक्टर से होती है तो आपका एक रेगुलर चेकअप होता है। उसके बाद आपको डॉक्टर नेक्स्ट डेट देती है जब आपके रेगुलर चेकअप के लिए वो आपको बुलाएंगे। तो जनरली डॉक्टर रिकमेंड करती हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा दिख रहा है प्रेगनेंसी में जो अवॉइड नहीं करना चाहिए, लाइक कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो जाती है, या आपको किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए एंड किसी भी तरह की विजिट आप मिस मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट होता है कि आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी है। तो जो आप खा रहे हैं वैसा ही आपके बच्चे को मिल रहा है, इसलिए बोला जाता है आप हेल्दी खाना खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल सब्जियां खाइए, इसके अलावा दूध पीजिए, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो सब खाइए एंड ध्यान रखिए कि आपसे ही आपका बजट हुआ हुआ है, आप जो खा रहे हैं वही डायरेक्ट आपके बच्चे को मिल रहा है, इसलिए आप जैसा खाएंगे वैसे आपके बच्चे को मिलेगा। इसलिए हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर खाना खाइए, अपना खाना स्किप मत कीजिए। जैसे जनरली बोला जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को हर दूसरे घंटे थोड़ा कुछ खाना चाहिए, ज़्यादा टाइम तक आपको भूखे नहीं रहना है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप अच्छे से खाना खाएं। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अच्छे से पानी पीना है। जनरली क्या होता है, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज़ को हो जाती है। तो आप पानी लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है लेडीज़ में। तो जनरली आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करते हैं तो आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आपको पानी रेगुलर पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीना नहीं अच्छा लगता है तो भी ज़बरदस्ती पानी पीजिए, क्योंकि पानी की कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सेम वही आपका बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है, तो अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपका बच्चा भी हाइड्रेटेड रहेगा। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बात होती है सप्लीमेंट्स की। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी डॉक्टर आपके चेकअप के दौरान आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाने के लिए देती है, आयरन के सप्लीमेंट्स, ऐसे ही कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो आपको वो रेगुलरली फॉलो करना है, रेगुलर वो मेडिसिन खानी है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आप आयरन कैल्शियम नहीं खाएंगे तो बच्चे को भी बहुत कमी हो जाती है इन चीज़ों की, पर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चा अपनी माँ की बॉडी से वो खींच लेता है। तो एट द एंड अगर आप ये आयरन कैल्शियम सब नहीं खाएंगे तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है। अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें और आप फिट एंड फाइन रहें, तो ये जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ये आपको जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा जो बात आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है वो है आप क्या खा रहे हैं। फूड हाइजीन के बारे में आपको प्रॉपरली सब कुछ पता होना चाहिए। फूड हाइजीन मीन्स जैसे कि आपको बोला जाता है प्रेगनेंसी में आप कच्चा दूध मत पीजिए, हाफ बॉइल्ड चीज़ें, हाफ फ्राइड चीज़ें आपको मना की जाती हैं खाने के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा जैसे कुछ फ्रूट्स बोले जाते हैं जैसे पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये चीज़ आपको मना की जाती है प्रेगनेंसी में खाने के लिए। तो ये सिर्फ 9 महीने की बात है, उसके बाद आप सब खा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। इसी तरह से गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे हो जाती हैं, जैसे कि गूंद के लड्डू हो गए, आप लड्डू खाइए, घी वाले लड्डू आप खा सकते हैं, बट अगर आप गूंद वाले लड्डू अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। इस तरह का गर्म खाना आपको नहीं खाना चाहिए, मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप जितना एक्टिव रहेंगे आपकी प्रेगनेंसी उतनी स्मूथ होगी एंड आपकी जो डिलीवरी वाला फेज होता है वो ईजिली निकल जाएगा। जनरली डॉक्टर क्या करती है, आप वॉक कीजिए, अर्ली मॉर्निंग एंड डिनर के बाद वाली वॉक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं
प्रेगनेंसी में करने के लिए मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है एंड आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं, क्योंकि जब आपका बेबी साइज बढ़ता है, आपका पेट का साइज बढ़ जाता है तो आप बहुत अनईजी फील करने लगते हैं। तो अगर आप प्रॉपर वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे तो आप लाइट फील करेंगे। आप रेगुलर बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, पर ध्यान रखिए ये एक्सरसाइज आपको डॉक्टर से पूछने के बाद ही करनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पर भी कोई एक्सरसाइज मत कीजिए, बट कुछ लाइट एक्सरसाइज आप डॉक्टर से पूछकर कर सकते हैं, जो कि आजकल डॉक्टर्स बताते भी हैं एंड आपके लेबर में भी वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देती है। तो कुछ एक्सरसाइज आप डॉक्टर से पूछ के ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी से पहले अल्कोहल का सेवन करते हैं या कैफीन का इंटेक आपका बहुत ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आपके लिए और आपके अंदर पल रहे बच्चे के लिए ये चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती हैं, तो अवॉइड कैफीन एंड अवॉइड ड्रिंक। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको 2 टेटनस के इंजेक्शंस लगते हैं, एक लगता है आपको 5th मंथ में एंड एक लगता है आपको 6th मंथ में। ये दोनों शॉट्स आपको मिस नहीं करने हैं, आपके डॉक्टर आपको ऑलरेडी बताई देते हैं इसके बारे में। तो जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन के लिए बोले आपको इंजेक्शन जरूर लगवाने हैं, इनको मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपके बेबी के लिए ही खतरनाक हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, दोनों टेटस के शॉट आपको टाइम से लेने हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर कोई फ्लू हो जाता है या आपको हल्का सा कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो अपने आप से आप डॉक्टर ना बने, अपने पास रखी हुई कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई एस्प्रिन या ऐसी तरह की कोई दवाई नहीं लेनी होती। तो अगर आपको फ्लू है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाइए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो डॉक्टर आपको बताते हैं वही फॉलो कीजिए, वही मेडिसिन लीजिए। लाइट मेडिसिन जैसे मैं आपको डॉक्टर देना प्रेफर करते हैं तो वही मेडिसिन लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी मेडिसिन नहीं लीजिए। इसी तरह से बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग वाली पोजीशन को आपको छोड़ना होता है। जनरली जो लोग जॉब करते हैं वो घंटे घंटे बैठे रहते हैं, पर डॉक्टर बोलते हैं कि आप अगर बहुत टाइम तक बैठे रहेंगे तो आपके फेटस के लिए वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसलिए आपको थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद घूमना चाहिए और आराम करना चाहिए। एल्स आप बहुत टाइम तक बैठे रहेंगे तो आपके पैर भी हमेशा ऐसे झुकी हुई पोजीशन में होते हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, अनइजीनेस हो जाती है। तो कोशिश कीजिए बहुत लंबे टाइम तक ना बैठे एंड थोड़े थोड़े ब्रेक पर उठिए, ताकि आप अपना काम भी इजीली कर सकें और आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ रहे, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना। इसके अलावा जो एक्सरे एक्सपोजर्स होते हैं, जैसे कि जब हम मॉल की एंट्री करते हैं तो आपको एक मशीन के नीचे से गुजरना होता है। ऐसा आपको कई जगह मिल जाएगा सिस्टम, डॉक्टर्स के यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो आपको बोला जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि आप उन इस तरह की मशीन्स के नीचे से ना गुजरें, ये आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो मैंने आज आपके साथ वीडियो में चीज़ें डिस्कस करी, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से निकल जाएगी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है और आप सोचते हैं कि वीडियो उसके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है तो शेयर कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे डेली पोस्ट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। होप आपकी प्रेगनेंसी बहुत ईजीली हो और आपकी ज़िंदगी में एक नया मेहमान जल्दी से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विंटर सीजन में ऑलरेडी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। प्लस प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी पर जल्दी अटैक कर सकती है। तो विंटर सीजन में प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने आप को वार्म रखना है। तो जनरली
प्रेगनेंसी के दौरान पर आपकी बॉडी ऑलरेडी वार्म होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ठंड नहीं लग सकती। आपको अपने आप को लेयर्स में कवर करने की जरूरत है ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे को ठंड ना लगे एंड आप सर्दी से बचे रहें। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आपको गर्मी लग भी रही है तो भी आप अपने आप को लेयर्स में कवर कीजिए। सॉक्स पहनिए ताकि ठंड ना लगे पैरों को, एंड कुछ वार्म कपड़े पहनिए। आप कैप पहनिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को और अपने बच्चे को ठंड से बचा सके। सेकेंडली मैं बोलूंगी कि आप अपना वाटर इनटेक देखिए। जनरली क्या होता है, विंटर के सीजन में आपको पानी की रिक्वायरमेंट तो होती है, बट आपका पानी पीने का मन नहीं करता। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो ऑलरेडी बोला जाता है कि आपको हाइड्रेट रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो विंटर सीजन में ये और ज्यादा कंपल्सरी है, क्योंकि आपको प्यास लगती है, आप हाइड्रेट रहना चाहते हैं, तो आपको पानी पीने की रिक्वायरमेंट है। तो अपने वाटर इनटेक को देखिए। अगर आप ठंडा पानी नहीं पी सकते तो थोड़ा गुनगुने पानी पे शिफ्ट कीजिए, बट पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को जितनी है उसको उतना प्रोवाइड कीजिए। अदरवाइज आपकी जो फ्लू से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है एंड आपको बीमारियां लग जाती हैं। तो अपने वाटर इनटेक को देखिए एंड अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। थर्ड नंबर पे मैं बोलूंगी कि आप धूप में बैठिए। सर्दी के टाइम पर तो लोग धूप में बैठना प्रेफर करते हैं। इससे आपकी बॉडी को जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। मैं मानती हूँ आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आप वर्किंग है स्पेशली, तो आपके पास टाइम नहीं होगा धूप में बैठने के लिए, तो आप लंच ब्रेक के बाद धूप में टहल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे आपकी बॉडी वार्म रहती है, प्लस आपकी बॉडी को जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स। अगर मैं बात करूं सीजनल फ्रूट्स की, तो विंटर्स में बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स लाइक संतरा हो गया, इसी तरह से अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, ये चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो स्पिनच हो गया, गाजर है एंड बीट रूट आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से शकरकंदी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप टमाटर, हेल्दी होता है, टमाटर खाइए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी हेल्दी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है जब आप हेल्दी खाते हैं। तो विंटर्स में अपने आप को बचाने के लिए, कोल्ड कफ से बचाने के लिए, फ्लू से बचाने के लिए आप हेल्दी डाइट पे स्विच कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपके जो बीमार होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इस तरह से आप अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप आलमंड खा सकते हैं, आप पीनट्स यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, क्योंकि जो आलमंड होता है, पीनट होता है, वो ऑलरेडी गर्म तासीर वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो आपकी बॉडी को हार्म ना करें। इसलिए आपको या तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कितनी क्वांटिटी में आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, या आप खुद से थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए, ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी को भी इम्पैक्ट ना करे एंड आपको सर्दी से भी बचा के रखे। लास्ट में बोलूंगी कि अगर आपको कोल्ड कफ हो गया है एंड आपको लग रहा है कि आपकी कुछ होम रेमेडी से वो ठीक नहीं हो रहा है, घर पे ठीक नहीं हो रहा है, अपनी तरफ से कोई मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर्स को पता होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पर कौन सी दवाई आपके लिए सेफ है, कौन सी दवाई आपके लिए सेफ नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनके अकॉर्डिंग जो दवाई सजेस्ट करते हैं वो आप खाइए एंड अपना कोल्ड कफ ठीक कीजिए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप ये वीडियो उससे शेयर कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है आपकी प्रेगनेंसी के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लेग क्रैम्प्स क्यों होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसके आफ्टर जो
इम्पैक्ट होता है उसको रिलीव करने के लिए आप किन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रैम्प्स क्या होते हैं। तो आपकी बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, तो आपकी किसी भी मसल में अचानक से वो टाइट होने लगे एंड जब आपकी मसल पे प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। आपकी बॉडी में एकदम से बहुत तेज पेन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स। एंड लेग क्रैम्प होता है आपकी जब काफ मसल में, मेनली काफ मसल में जब आपकी जो मसल है वो टाइट होने लगती है, आपकी मसल पे एक्स्ट्रा पेन पड़ता है तो उसको बोलते हैं लेग क्रैम्प, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान लेग क्रैम्प्स बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला रीजन है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट बढ़ रहा है एंड जब आपका वेट बढ़ता है तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है आपकी लेग्स के ऊपर एंड बहुत कॉमन है उसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम होना। सेकेंड रीजन जो लेग क्रैम्प का बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है आपने कुछ बहुत भारी चीज उठा ली है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको भारी चीजें उठाने के लिए मना किया जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भारी चीज नहीं उठानी है जिससे लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। थर्ड नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आपकी न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से भी लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन रीजन है लेग क्रैम्प्स का वो है आपके न्यूट्रिशंस डाइट होने के बाद भी आपकी जो हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो अगर आपने लिक्विड कंजम्पशन आपका कम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत कॉमन है कि आपको लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो रीजन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेग क्रैम्प्स का वो है कि जब आपका बेबी इंक्रीज होता है, आपका टोटल वेट गेन होता है तो आपकी लेग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपकी जो नर्व्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड जो लास्ट रीजन है वो है आपकी वेट गेन से रिलेटेड। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो आप देखेंगे जनरली जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान लेग क्रैम्प्स की वो लास्ट के मंथ्स में ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप वेट गेन करते हैं आपका पूरा प्रेशर आपकी लेग्स के ऊपर पड़ता है एंड बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से हमको लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड जब लेग क्रैम्प की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। आपने देखा होगा आप रात को उठ के बैठ जाते हैं अपनी काफ मसल पकड़ के। मेरे साथ भी प्रेगनेंसी में ऐसा होता था एंड फिर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लेती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, क्योंकि वो जो पेन होता है वो बहुत एक्सेसिव होता है और वो बर्दाश्त से बाहर होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो पेन हो रहा है उससे रिलीफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको जो लेग क्रैम्प की वजह से पेन हो रहा है वो कम हो। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर्स आपको ऐसे में कुछ न्यूट्रिशंस देते हैं या कुछ ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जिसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स की जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है। बट ध्यान रखिए कि डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया है उनकी कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही आपको कोई मेडिकेशन देना है। सेकेंड नंबर पे क्या करना है आपको अपनी बॉडी के लिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो बॉडी हाइड्रेट करने के लिए आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीज इंक्लूड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी जो मसल्स है वो हाइड्रेट रहे। और जब आपकी मसल्स हाइड्रेट रहेंगी तो आपको लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम कम होगी। थर्ड नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तो अगर आप अपनी बॉडी को ऑलरेडी स्ट्रेच रखेंगे एंड कुछ स्ट्रेचिंग की नॉर्मल एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो आपको जो पेन है वो कम होगा एंड लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम भी कम होगी। नेक्स्ट जो तरीका है लेग क्रैम्प्स के पेन को कम करने का वो है कि आप अपनी लेग्स की पोजीशन को देखिए। आपको बड़ा कंफर्टेबली बैठना है। आप अपनी लेग्स को लटका के मत बैठिए ज्यादा देर जब आपकी लेग्स लटकी वाली पोजीशन में रहती है तो पेन ज्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लेग्स के नीचे कोई सपोर्टर रखें या कोई स्टूल टाइप का रखें जिससे आपकी लेग्स जो है वो एलिवेटेड वाली पोजीशन में रहें एंड आपको पेन कम हो।
इसी तरह से आप लेग क्रैम्प के पेन को कम करने के लिए या उससे रिलीफ पाने के लिए स्टॉकिंग्स यूज कर सकते हैं। तो स्टॉकिंग से आपकी लेग्स को बहुत सपोर्ट मिलता है एंड जिसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स की होने वाला जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे मैं बोलूंगी कि लेग क्रैम्प्स के पेन से रिलीफ पाने के लिए आप अपने पैरों की मसाज करवाइए। आप अपने काफ एरियाज की मसाज कराइए तो आपको सूदिंग लगेगा एंड जो पेन है उसमें रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से आप अपने पैरों की सिकाई कर सकते हैं। आप कोई हॉट वाटर बॉटल ले लीजिए एंड उसमें पानी भर के, गर्म पानी भर के जो एरिया है जहां पे आपको काफ मसल्स में पेन हुआ है वहां पे सिकाई कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज्यादा टाइम तक सिकाई नहीं करनी है। 5 से 7 मिनट की सिकाई बहुत है। डॉक्टर भी इससे ज्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मना करते हैं कि इससे ज्यादा आपको हॉट वाटर बॉटल के साथ सिकाई नहीं करनी चाहिए। तो आप सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड लास्ट में बोलूंगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ कंफर्टेबल शूज में इन्वेस्ट कीजिए। आप जो फुटवेयर पहन रहे हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। एंड जब आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहनेंगे तो आपको आप देखेंगे कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होंगी एंड आपको काफ मसल में भी जो पेन है उसमें रिलीफ मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ नेचुरल रेमेडीज जिससे आप अपनी लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है रिलैक्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कीजिए एंड जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपको जो पेन हुआ है लेग क्रैम्प की वजह से वो जल्दी ठीक होगा। सेकेंड नंबर पे आपकी न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जब लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी डाइटिशियन से डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह का फूड आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपको लेग क्रैम्प की जो प्रॉब्लम है उससे रिलैक्स मिले। तो जनरली मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड विटामिन सी से युक्त जो फूड होता है वो रिकमेंड किया जाता है ताकि आपकी जो लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम है वो वर्स ना हो एंड आप उसे प्रिवेंट कर सकें। एंड थर्ड जो वे है लेग क्रैम्प्स को ठीक करने का वो है रेगुलर एक्सरसाइज पे स्विच हो जाइए। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज पे स्विच हो जाते हैं, आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते हैं, आप योगा करते हैं या आप हल्की फुल्की वॉक करते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम को जल्दी ठीक होने में। एंड जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग वाली प्रॉब्लम है, आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम कम होगी। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।